पोकीमोन ट्रैवलिंग इन वर्ल्ड ऑफ बीस्ट टाइमिंग 11 से 20 तक। बिल्कुल, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन फिर भी, आपका संगठन पैसे इकट्ठा करने के लिए निजी खातों का उपयोग नहीं करता है ना? रेड ने पूछा। आखिर इस दुनिया में एनफोर्सर मौजूद थे, हथियारों को काम पर रखने के लिए पैसा सामान्य तरीकों से नहीं दिया जा सकता था। बिल्कुल नहीं, मैं इसे स्वाइप कर दूंगी। लाल बालों वाली महिला ने एक पीओएस मशीन जैसी दिखने वाली, लेकिन उससे कहीं अधिक छोटी डिवाइस निकाली। रेड ने बड़ी सहजता से अपना कार्ड निकाला और भुगतान कर दिया। नंबर 73 के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। यह अतिरिक्त आय थी, एक टिप, जिसे वह अपने निजी खाते में पूरी तरह से ट्रांसफर करवा सकती थी। फिर मेरी एक और विनती है। रेड ने मौके का फायदा उठाते हुए एक उंगली ऊपर उठा ली। चूंकि आपको सब कुछ पता है, इसलिए मैं ये पैसे मुफ्त में नहीं लूंगा। क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें, अगर यह हत्या का मामला है, तो हम व्यावसायिक मामलों पर ही बात करेंगे। व्यक्तिगत संबंधों और काम को आपस में नहीं मिलाया जा सकता। वह भयावह दिखने वाला व्यक्ति बड़बड़ाता रहा, जिसमें ज्यादातर निरर्थक बातें थीं, लेकिन उसकी कीमत वास्तव में बहुत कम थी। रेड ने अपना सिर हिलाया, अपनी टोपी ठीक की और कहा, मैं असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता हूँ। हा, तुम मुझे हंसा हंसा कर मार रहे हो, छोटे भाई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने और उनकी खुफिया जानकारी साझा करने के लिए प्रवेश शुल्क ही 10 लाख है। आप। नंबर 73 बीच वाक्य में ही रुक गया और जम गया। बच्चे, ये 10 लाख डॉलर तो एंट्री फीस नहीं हो सकती, है ना? नंबर 73 के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करना जरूरी था। दी गई रिश्वत रिश्वत ही होती है और सार्वजनिक धन ही होता है। किसी की भी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं होती थी। हे, रेड खिलखिलाकर हंसा। उस भयावह व्यक्ति के माथे की नसें उभर आई थीं, और वह हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। हानवू, रुको। नंबर 73 ने उस आदमी को रोका और रेड की तरफ देखा। ठीक है, तुम थोड़े शरारती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक मैं तुम्हारा संपर्क व्यक्ति हूं, मुझे तुम्हारे कमीशन का हिस्सा मिलता रहेगा। तुम्हें अंशकालिक मिशन पूरे करने चाहिए। अगर तुम कोई मिशन लेते हो और उसे लंबे समय तक नहीं करते, तो संगठन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हें परेशान करेगा। क्या आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं? जरूर, पहले मुझे अभ्यास के लिए एक रैंक मिशन दो। रेड का लहजा बिल्कुल भी गंभीर नहीं था, बल्कि थोड़ा उपेक्षापूर्ण था। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह हत्यारे संगठन के इन दोनों सदस्यों पर यह छाप छोड़ना चाहता था कि वह अहंकारी है और अपनी हद नहीं जानता। अगर और कोई चारा नहीं बचा तो मैं जा रहा हूँ। हानवू नाम के उस शातिर आदमी ने ठंडी सी आवाज निकाली और जाने के लिए मुड़ गया। नंबर 73 के साथ उसका रिश्ता कुछ असामान्य सा लग रहा था। अपना नाम बताओ। बेशक, ये सिर्फ एक कोड नेम है। मुझे इसका इस्तेमाल तुम्हें अपने अंशकालिक हथियारों की सूची में शामिल करने के लिए करना होगा। नंबर 73 बेंच पर वापस बैठ गई और सहजता से बोलने लगी। बोलते बोलते उसने अपने लंबे पैर फिर से क्रॉस कर लिए। रेड ने बिना सोचे समझे 2 शब्द बोल दिए, क्रिम्सन। लाल। हाँ, क्रिम्सन। ठीक है, आप मिस्टर ली का फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हथियारों के लिए विशेष फोन है। आपको बस अपनी आईडी बदलनी होगी। नंबर 73 ने हाथ बढ़ाकर रेड को इशारा किया। रेड ने तुरंत समझकर और ली का फोन उसे सौंप दिया। कुछ देर तक उससे छेड़छाड़ करने के बाद नंबर 73 ने फोन उसे वापस कर दिया। पार्ट टाइम मिशन यहाँ मौजूद हैं। आप इन्हें सीधे डिवाइस पर स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पाने के लिए आपको मुझसे संपर्क करना होगा। चूंकि आप पार्ट टाइमर हैं, इसलिए पैसा पहले मुझे भेजा जाएगा और मैं उसमें से थोड़ा सा कमीशन लूंगा। नंबर 73 ने अपनी बात को समझाने के लिए काले नेल पॉलिश लगी 2 उंगलियों से थोड़ी दूरी तक इशारा किया। क्या इसे सीधे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? हमें मिलने की क्या जरूरत है? रेड ने हैरानी से पूछा। असैसिन ऑर्गेनाइजेशन सामान्य लेन देन नहीं कर सकता। 2 लोगों को एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे नहीं पता कि यह नियम किसने बनाया है, लेकिन मूल रूप से, यदि आप 5 मीटर से अधिक दूरी पर हैं तो आप पैसे का हस्तांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुझे मेरा कमीशन मिलेगा। नंबर 73 ने रेड की ओर अपनी दाहिनी आंख मारी और जाने के लिए मुड़ गई। बेवकूफ, अगर उसे 10 लाख डॉलर की एंट्री फीस के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? जब तक वो मेरे खाते में है, उस 10 लाख डॉलर का आधा हिस्सा मेरा है। लू याओ। ला। लू याओ गुनगुनाते हुए उछलती कूदती चली गई। शांत रात में सड़क पर उसकी ऊंची एड़ी के बूटों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक निश्चित दिशा से, रेड शांत भाव से उसे देखता रहा, फिर सिर झुकाकर चला गया। जैसे ही वह अपनी जगह से उठा, धोखे की भावना से भरी एक जोड़ी आंखों ने लू याओ पर एक नजर डाली और फिर रेड के पीछे पीछे चलने लगी। रेड चलते चलते मिशनों को रिफ्रेश करता रहा। उसका इंटरफेस सी रैंक मिशनों से भरा हुआ था, जो सबसे निचला स्तर है। इन अभियानों के लिए मिलने वाले पुरस्कार आमतौर पर 1 से 2 मिलियन के बीच होते थे।
इस तरह से देखा जाए तो 10 लाख की प्रवेश फीस वास्तव में महंगी नहीं है। बस कुछ मिशन पूरे कर लेने से मुझे मुनाफा हो जाएगा। ऐसा ही है। रेड के पास हिट लिस्ट में शामिल लोगों के चरित्र का अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार लिस्ट में केवल 1 दर्जन या 2 लोग ही थे, और उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल था। जिनलिंग शहर, क्या ये सचमुच इतना अराजक है? रेड आह भरे बिना नहीं रह सका। वह इस दुनिया के अंधेरे पक्ष के संपर्क में आ रहा था। उसके बगल में जोरॉक भी स्क्रीन को घूर रहा था, मानो उसे पता हो कि रेड क्या करना चाहता है। वो जोरॉक ने हल्की सी सिसकी भरी, फिर उसने अपना लाल पंजा रेड के फोन की ओर किया। रेड ने देखने के लिए उस पर क्लिक किया। बॉस काय, सूदखोर, शोषणकारी ऋणदाता, कर्ज चुकाने के लिए महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए नग्न ऋण का इस्तेमाल करता है। भयानक। 3 महिलाओं ने तो आत्महत्या तक कर ली, और इनाम मात्र 400,000 है। मैं ग्राहक को नहीं देख सकता। वे ग्राहकों की गोपनीयता का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तर्कसंगत रूप से इतने लंबे समय से इस दुनिया पर राज करने वाली इतनी विशाल शक्ति के लिए उनकी खुफिया जानकारी विश्वसनीय होनी चाहिए। रेड ने अनुरोध को अग्रेषित करते हुए सीधे नंबर 73 को संदेश भेजा। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लू याओ अभी अभी घर लौटी थी। उसने अपने जूते उतारे और अपनी लाल विग हटा दी। वह सचमुच काफी भोली भाली लग रही थी। अरे, इतने अधीर, अभी से मिशन पर चले गए। लू याओ ने तुरंत लक्ष्य की जानकारी निकाली और उसे रेड को भेज दिया। क्रिम्सन, लक्ष्य की खुफिया जानकारी की सटीकता 87% है। उसका वर्तमान स्थान किंगशी नाइट क्लब है। क्या तुम आज रात निकल रहे हो? उसने एक संदेश को संपादित किया और उसे रेड को भेज दिया। रेड ने जोरॉक की ओर देखा। जोरॉक ने अपना सिर उठाया, उसके होठों के कोनों पर एक कपटी मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि इल्यूजन पोकेमोन से उम्मीद की जाती है, ऐसा लगता है कि इस पोकेमोन में छल करने की प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत थी। रेड मुस्कुराया और जोरॉक के सिर पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर संदेश का जवाब दिया। क्रिम्सन, वह सुबह 3 बजे से पहले मर जाएगा। नंबर 73, अच्छा। घर पर लू याओ, जिसने अभी अभी कोला का एक कैन खोला था, ने इंटरफेस का स्क्रीनशॉट लिया और उसे एक लड़की को भेज दिया। किंगशी नाइट क्लब के अंदर एक ग्राहक का मनोरंजन करने के बाद एक लड़की निराशा से भरे चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। कठपुतली की तरह उसने फोन उठाया और देखा। उसकी आंखों में पल भर में एक चमक सी आ गई। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। चैप्टर 11/230, 4.8%। चैप्टर 11/230, 4.8%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 वीटिया लैब कमवी 1.10.25 WTRLAB। पोकेमोन पोकेडेक्स पूरा करने के बाद अब मैं जानवरों को वश में करने की दुनिया में कदम रख रहा हूं। चैप्टर 12/230, 5.2%। #12 एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अचानक हमला। एआई मॉडल जैमिनी -3.0 फ्लैश। अध्याय 12, नाइट स्लैश। जोरॉक एक ही बार में मार देता है, चाहे वह किसी भी पालतू जानवर को छोड़े। बाकी किसी बात की चिंता मत करो, हमारा लक्ष्य सिर्फ वह व्यक्ति है। किंगशी नाइट क्लब से कुछ ही दूरी पर रेड ने लग्जरी कारों से भरे प्रवेश द्वार को देखा और धीमी आवाज में बात की। वह वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया था, और न ही उसने इसके बारे में कभी सोचा था। हे, जोरॉक ने अपना एक पंजा बढ़ाया और हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। एक धूसर शरीर, पूंछ तक फैली लाल याल और चमकीले लाल पंजे, यह एक लोमड़ी जैसा पोकेमोन था। इसके बिल्कुल करीब जाकर ही कोई इस जोरॉक से निकलने वाली आभा को सही मायने में महसूस कर सकता था। संक्षेप में, जैसा कि इल्यूजन फॉक्स पोकेमोन से उम्मीद थी, रेड द्वारा इसे छोड़े जाने के क्षण से ही यह या तो चुपके से इधर उधर देख रहा था या अपना मुंह ढककर एक भयावह हंसी हंस रहा था। शायद मेरे वाले का स्वभाव कुछ ज्यादा ही उग्र है। आखिरकार यह एक लोमड़ी जैसा दिखने वाला शुद्ध डार्क टाइप का पोकेमोन है। रेड ने हाथ बढ़ाकर जोरॉक के धधकते लाल बालों को सहलाया। जैसे ही वह कोई आदेश देने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आ गया। मुझे याद है, गेम की सेटिंग में जोरॉक किसी भी प्राणी में रूपांतरित हो सकता है जिसे वह देखता है ना? जैसे ही रेड ने बोलना समाप्त किया, जोरॉक एक कदम पीछे हट गया, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया, और फिर उसके सामने एक और रेड प्रकट हो गया। कद से लेकर शारीरिक बनावट तक और यहाँ तक कि कपड़ों तक, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। केवल उन्हीं आंखों में एक धूर्तता भरी चमक अभी भी दिखाई दे रही थी। उत्कृष्ट। रेड के मुखौटे के नीचे उसके होंठों का कोना थोड़ा मुड़ गया। वह समझ गया था कि एनीमे और गेम की एट्रीब्यूटों को पूरी तरह से अपनाने वाला पोकेमोन कितना हास्यास्पद हो सकता है। उदाहरण के लिए, जोरॉक परिस्टेटसियों के अनुसार सैकड़ों लोगों के लिए आसानी से भ्रम पैदा कर सकता था। आम लोगों से बातचीत करना निश्चित रूप से पर्याप्त से कहीं अधिक था।
गेम में ये केवल पोकेमोन में ही बदल सकता था, लेकिन एनीमे में ये जिसे चाहे उसमें बदल सकता था। सुइक्यून, एंटे, रायकू, बशर्ते उसने उन्हें देखा हो। यह ऐश में भी परिवर्तित हो सकता था। मानव रूप में परिवर्तित होना तो इसकी प्रारंभिक अवस्था जोरुआ भी कर सकती थी। जोरॉक, हमारी सहक्रिया का परीक्षण करने का समय आ गया है। रेड की आंखें चमक उठीं और उसने जोरॉक को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। साह, जोरॉक ने सिर हिलाया और सचमुच अकड़ भरे अंदाज में किंगशी नाइटक्लब के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। रेड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अपने पोकेमोन पर भरोसा होने के कारण वह फिर भी उसके पीछे चला गया। क्लब के अंदर निगरानी की बात करें तो इसकी परवाह किसे थी। वह पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने मास्क और टोपी पहन रखी थी, और यहां तक कि उसने दस्ताने भी पहन रखे थे। जोरॉक के लिए तो यह और भी कम मायने रखता था। क्रिम्सन नाम का एक हत्यारा, जो इस तरह के जंगली और दुष्ट पालतू जानवर को लेकर आया था। यह उसके व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुरूप था। इसका रेड से क्या संबंध था, जो माइटियना और म्याउथ को साथ लेकर आया था? अगर कोई समध्वनि शब्दों के साथ भी खेलता तो भी उसे रेड पर शक नहीं होता। जब वे झुककर और चापलूसी करते हुए पास आए, तब तक दरवाजे पर तैनात सुरक्षाकर्मी काफी दूर ही थे। रेड का अभिवादन करते समय उन्होंने उसे राष्ट्रपति झांग कहकर पुकारा। जोरॉक, तुम वाकई अद्भुत हो, रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वह पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। ये वाक्य सुरक्षा गार्ड के कानों तक नहीं पहुंचा। उसने केवल राष्ट्रपति झांग को शांतिपूर्वक उसकी ओर सिर हिलाते हुए देखा। वह भ्रम में था, अवचेतन रूप से यह मान रहा था कि क्लब का एक नियमित ग्राहक, अध्यक्ष झांग, आ गया है। और वह राष्ट्रपति झांग के पसंदीदा पालतू जानवर, हवा को चीरने वाली लोमड़ी को ला रहा था। इस प्रकार वह आदमी और लोमड़ी बड़े ही भव्य ढंग से किंगशी क्लब में दाखिल हुए। अंदर का विलासितापूर्ण वातावरण ऐसा था जो रेड ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा था। हर जगह से गुजरती हुई आकर्षक युवतियां दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा वह सबकी नजरों में अलग अलग दिखता था, मानो वे सब उसे अपने अपने परिचित समझ रहे हों। कुछ लोगों द्वारा अभिवादन किए जाने के बाद रेड को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कोई खामी है। अगर सिर्फ 2 या 3 लोग आपस में बातचीत करें तो उन्हें तुरंत उसके बारे में कुछ संदिग्ध बात पता चल जाएगी। यह एक बहुत बड़ी खामी थी, लेकिन फिलहाल इससे उनके तस्कों पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, एक पोकेमोन अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वह एक शक्तिशाली ट्रेनर के साथ हो। रेड को भी यही महसूस हुआ। अगर वह आदेश देने वाला होता तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। 2 वेटरों से यूं ही पूछने के बाद उसने तुरंत बॉस काई के ठिकाने का पता लगा लिया। अपने हाथों को जेब में डाले हुए वह शांतिपूर्वक उस निजी कमरे की ओर बढ़ा जहां बॉस काई मौजूद थे। अभी दूर ही थे कि रेड को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गलियारे के अंत में एक जानवर ट्रेनर खड़ा था जो एक इंसान के आकार की लकड़ी की कठपुतली के साथ पत्थर कागज कैंची खेल रहा था। मिस्मागियस, स्तर 46, एट्रीब्यूट, भूत। रेड को बाकी जानकारी से कोई लेना देना नहीं था। ये जीव घोस्ट टाइप का था, इसलिए डार्क टाइप के हमलों से इसे दोगुना नुकसान होगा। इसका स्तर भी जोरॉक जितना ऊंचा नहीं था। अगर वे सीधे पूरी ताकत से छुपकर हमला करते तो वे पल भर में लड़ाई खत्म कर सकते थे। इसके अलावा चूंकि उसके पास एक भूत प्रकार का पालतू जानवर था, इसलिए यह कहना मुश्किल था कि जोरॉक के भ्रम उसके खिलाफ कितने प्रभावी होंगे। रेड भी इसे आजमाना नहीं चाहता था। सीधे हमले के लिए तैयार हो जाओ। रेड ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह और जोरॉक एक दूसरे के प्रति घातक इरादे प्रकट कर रहे थे। सुरक्षा के लिए इन्हें एक ही बार में खत्म करो। लिमिट ब्रेक। रेड ने अपना सिर उठाया और निर्णायक रूप से उस कौशल को सक्रिय कर दिया। जोरॉक की आंखों में चमक आ गई जब उसने आश्चर्य से रेड की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हो सकता था कि उस पर लगी एक निश्चित पाबंदी हट गई है। ये कहना ही पड़ेगा कि जोरॉक का दिमाग माइटियना से कहीं ज्यादा तेज था। सीधा सादा माइटियना इन भावनाओं की परवाह नहीं करता था। रेड उसे जो भी करने को कहता वह वही करता था। जोरॉक, एहतियात के तौर पर चलो अब स्टैकिंग शुरू करते हैं। घटिया साजिश का इस्तेमाल करो। जोरॉक को आदेश मिला और उसने तुरंत उस कौशल का प्रदर्शन किया जिससे उसे अपने विशेष हमले में वृद्धि मिली। जैसे ही उसे लगा कि अगला आदेश हमला करने का होगा, रेड ने फिर से लगातार बोलना शुरू कर दिया। फिर होन क्लॉस, काम माइंड और एक और स्वॉर्ड्स डांस का इस्तेमाल करें। जोरॉक तुरंत हरकत में आ गया और लगातार 4 कौशलों का इस्तेमाल करने लगा। उनके बगल से गुजर रहे लोग इस दृश्य को देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें बस इतना महसूस हो रहा था कि अचानक आसपास कुछ गड़बड़ हो गई है। एक अजीब सी अनुभूति हुई। बहुत बढ़िया, तो फिर चारों कौशलों को एक बार फिर प्रदर्शित करो। रेड ने जोरॉक की ओर देखते हुए कहा। जोरॉक ने जरा भी संकोच नहीं किया और एक बार फिर शांत मन का प्रयोग करने की तैयारी में अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने रेड की ओर सिर हिलाया। अब और नहीं कर सकते। आओ, मैं समझ गया, इसलिए थोड़े समय में इनका दोबारा इस्तेमाल करने का असर खराब होता है। जोरॉक ने हल्का सा सिर हिलाया। रेड ने सिर हिलाया। ये वाकई जादुई था।
हालांकि वह जोरॉक की बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसके भावार्थ को समझ गया था। रेड ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, एक साथ 4 कौशलों का उपयोग कर पाना ही काफी था। कौशल संबंधी प्रतिबंध इस दुनिया में समाहित हो गए होंगे। रेड ने ज्यादा सोचे बिना दूर खड़ी कठपुतली की ओर इशारा करते हुए कहा, नाइट स्लैश, इसे तुरंत खत्म करो। जोरॉक ने एक भी आवाज नहीं की, वह तेजी से उसी स्थान से उछल पड़ा। एक काली शैडो सीधे मिस मागियस की ओर दौड़ पड़ी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूर खड़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। छुपकर हमला। जैसे ही उसने ये शब्द चिल्लाए, एक लाल रोशनी मिस मागियस के शरीर को चीरती हुई निकल गई और उसका शरीर साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गया। टकराना। जोरॉक ने अपने पंजों से उस आदमी का सिर पकड़ा और उसे दीवार पर पटक दिया। उस आदमी की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गया। पलक झपकते ही निकाल दिया गया। जहां टूटी हुई कठपुतली गिरी थी, वहां से फर्श पर एक चमक उठी और कठपुतली उस रोशनी में गायब हो गई। एक चीख सुनाई दी। रेड ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वेट्रेस ने अपने मुंह पर हाथ रखा और भाग गई। उसने उसका पीछा नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फर्श पर पड़ा आदमी जिंदा है या मर गया है। अब जबकि जोरॉक ने अपना कदम उठा लिया था, आसपास के नागरिकों के लिए भ्रम बनाए रखना और भी कम महत्वपूर्ण हो गया था। जाहिर है कि निजी कमरा पूरी तरह से ध्वनिरोधक था, बाहर से कुछ भी अंदर सुनाई नहीं देता था, और रेड ने भी अंदर से कुछ नहीं सुना था। शैडो क्लॉ, एक बार शुरू कर दिया तो रुकना नहीं चाहिए। रेड पीछे हट गया और जोरॉक को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने दिया। दरवाजा धक्का देने पर खुल जाता, लेकिन धक्का देने से अफरा तफरी नहीं मचती। उसे नहीं पता था कि अंदर कितने लोग हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य बॉस का ही था। अतिरिक्त काम करने पर कभी अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। धमाका। जोरॉक के पंजे के एक ही वार से दरवाजा और उसका फ्रेम हवा में उड़ गए। वार की ताकत स्पष्ट थी, अगर वह किसी व्यक्ति को लगता तो उसकी मौत निश्चित थी। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के स्पीकरों से कान फाड़ देने वाला संगीत बाहर आने लगा। अधनंगे कपड़ों में मौजूद भीड़ के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही रेड ने हाथ हिलाकर कहा, सबको नॉकआउट कर दो। जोरॉक ने साइकिक से सभी पर हमला किया। उसकी स्पीड शानदार थी और मनुष्यों पर इसका प्रभाव विनाशकारी था। यहां तक कि संदिग्ध पशु ट्रेनर के पास भी अपने पालतू पशुओं को बुलाने का समय नहीं था। कमरे में मौजूद लाशों को देखकर रेड असहज महसूस कर रहा था। उसने अपना फोन निकाला, असैसिन फाइल खोली, बॉस काई की तस्वीर ढूंढी और उसे भीड़ पर घुमाया। यहां नहीं। रेड ने भौहें चढ़ाईं, ये जानकारी तो बेहद सटीक होनी चाहिए थी। 87% सटीक। कितना गैर पेशेवर, उसने गुस्से में कहा और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जोरॉक ने उसकी आस्तीन खींची और पास के एक दरवाजे के पैनल की ओर इशारा किया। इसे उठाओ। रेड तुरंत समझ गया और फोटो खींचने के लिए अपना फोन ऊपर उठाया। हे, जोरॉक के दाहिने पंजे ने पैनल को पलट दिया। उसके नीचे महिलाओं के अंतर्वस्त्र में लिपटा एक अधेड़ उम्र का आदमी पड़ा था, जिसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा कुचला हुआ था। वह पूरी तरह से मृत था। उफ, और आप अब भी हंस सकते हैं, सम्मान की बात है। आक्रोशित होकर रेड ने खून से लथपथ बॉस काई की एक तस्वीर खींची और उसे एजेंट 73 को भेज दिया। इसी बीच लू याओ के घर पर उसे अपने मुखबिर से नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई। बॉस काई के हमले की कठिनाई बढ़ गई है। बॉस काई ने एक बार एक आदमी की बेटी को बचाने के लिए पैसे दिए थे। उस आदमी के बारे में संदेह है कि वह रैंक का बीस्ट मास्टर है। आमतौर पर जब वह बाहर जाता है तो ये बीस्ट मास्टर लाउंज में आराम करता है। 400,000 डॉलर की फीस को देखते हुए शायद ही कोई यह काम करेगा। मेरा सुझाव है कि या तो काम रद्द कर दिया जाए या ग्राहक से इनाम राशि बढ़ाने के लिए कहा जाए। लू याओ अपने फोन की ओर झुकी। क्या तुम मजाक कर रही हो? ए रैंक, धिक्कार है। ये जानकारी इतनी देर से क्यों मिली? नौसिखिया शायद पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। मेरी किस्मत ही खराब है, मुझ जैसा ईमानदार दलाल इस काम के लिए बना ही नहीं। जिस नए दलाल को मैंने आखिरकार भर्ती किया है, वह शायद आज मर जाए और अपनी आखिरी सांस में मुझे धोखा देने का कोसता रहे। उसने मन ही मन खुद को कोसा और रेड नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। रेड की शांत आवाज में हेलो सुनाई दिया। क्रिम्सन, क्या तुम वहां पहुंच गए हो? जरा रुको, जानकारी अपडेट। आपातकालीन स्टेटस की आवाज सुनकर रेड ने मुड़कर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पीछे एक प्रेत जैसा पालतू जानवर तैर रहा था। डेडे ऑफ रेत, स्तर 72। प्रकार भूत अंधेरा। क्षमता स्पेक्टर। गैर प्रकार की चालों का कोई प्रभाव नहीं होता। छी, गलत जानकारी तो गलत जानकारी ही होती है। नई जानकारी। महोदया, क्या आप पेशेवर बन सकती हैं? रेड ने आह भरी और फोन काट दिया। उसे मार डालो, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। डेडे ऑफ रेत आगे बढ़ता गया, एक मानवाकार शैडो जिसका चेहरा अराजक अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वाह, एक तीखी भयावह चीख उठी, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। रक्षा करो, रेड ने आदेश दिया। जोरॉक आगे आ गया और एक पारदर्शी ढाल ने उन दोनों को ढक लिया।
बिना किसी झिझक के रेड घूमा, खिड़की तोड़कर बाहर निकला और 3 मंजिल ऊपर से कूद गया, एक ऐसी गिरावट जो जानलेवा हो सकती थी। उसे कोई चिंता नहीं थी। जमीन पर गिरने से पहले ही ज़ोरॉक ने उसे पकड़ लिया और वह आसानी से नीचे उतर गया। एक अद्भुत क्षमता, पहली बार देखी। वाकई प्रभावशाली। लेकिन स्तर का अंतर बहुत बड़ा है। ज़ोरॉक, यह एक कठिन लड़ाई होगी। रेड की अभी भागने की कोई योजना नहीं थी। वह पहले स्टेटस का जायजा लेगा और तभी भागेगा जब वह मुकाबले में कमजोर साबित होगा। जो ट्रेनर और पोकेमोन कभी भयंकर लड़ाइयों का सामना नहीं करते, उनमें मामूली सुधार ही होता है। उसके सामने एक प्रेत आकृति बनी, जो धीरे धीरे उस आदमी और डेडेव रेत में तब्दील हो गई। टेलीपोर्ट जैसी कोई चाल। दिलचस्प। रेड ने अपनी जैकेट की जिप खोली, उसका पूरा ध्यान उसी पर था। आपने एक चाल को रोक दिया, क्या आप दूसरी चाल को रोक सकते हैं? डेडेव रेत। ज़ोरॉक, फ्लेम थ्रोवर, उस बकबक करने वाले बीस्ट मास्टर को जला डालो। दुश्मन की देरी से तंग आकर रेड ने गुस्से में कहा। ज़ोरॉक ने सीधे उस आदमी पर आग की एक तेज धार फेंकी। आग की लपटों से पूरा इलाका जगमगा उठा। रेड को दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। अब मुझे समझ में आया कि सायरन की आवाज से लोग क्यों डरते हैं, मैं भी घबरा जाता हूँ। ज़ोरॉक, पीछे हटो। वह बिना सोचे समझे घूमा और भाग गया। जब आग बुझ गई, तो वह आदमी झुलसा हुआ खड़ा था, लेकिन सफेद भाप से घिरा हुआ था जिसने फ्लेमथ्रोवर की रोशनी को रोक दिया था। उसका पीछा करो, वह आज रात मर जाएगा। यह आदमी कौन है, कोई हत्यारा है क्या? उस आदमी ने शांत भाव से एक नजर डाली। डेडेव रेत सफेद धुएं में विलीन हो गया और उसे अपने साथ ले गया। ग्रा। सड़क पर ज़ोरॉक गुर्राया। रेड समझ गया, उनका पीछा किया जा रहा था, और वह भी तेजी से। खाली जिले की ओर बढ़ो, उसे खत्म कर दो। रेड की आंखें उग्र हो गईं। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसका ज़ोरॉक केवल लेवल 22 का था, कम लेवल, उच्च कौशल। लू याओ के घर वापस आकर उसने आखिरकार रेड का संदेश देखा। तस्वीर में लाल पंजे दिखाई दे रहे थे और फोटोग्राफर की कैंची जैसी उंगलियों ने तस्वीर को फ्रेम किया हुआ था। फ्रेम के केंद्र में बॉस काई, चेहरा खून से सना हुआ। उसने किया। हे भगवान, आखिरकार सौदा हो ही गया। रुको, वो ए रैंक बीस्ट मास्टर शायद उस पर हमला कर रहा है। हान वू को बैकअप के लिए बुलाना होगा। इतनी तेज प्रतिक्रिया क्षमता के साथ वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मेरा बोनस उसी पर निर्भर करता है। लू याओ ने हड़बड़ी में हान वू का नंबर ढूंढा और कॉल बटन दबाया। एक सुनसान पार्क में एक पुरुष और एक महिला एक बेंच पर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए बैठे थे। पास आते कदमों की आहट सुनकर वे चौंक गए। अरे यार, इतनी रात को कौन जॉगिंग करने जाता है? वह आदमी चौंक गया। वह खुले में थोड़ी देर तक रोमांस में लिप्त था और अपनी पैंट आधी उतार चुका था, तभी अचानक आए आवाज से उसका छोटा भाई डर गया। भाई फैंग, चलो यहाँ से चलते हैं। लड़की ने फुसफुसाते हुए उसकी आस्तीन पकड़ ली। कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। वे कोई सचमुच बुरा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन खुले में छुपकर मिलना फिर भी अपराध बोध पैदा करता था। डरे हुए हो? मैं यंजिंग बीस्ट टैम यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट हूँ। कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? और तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? उसने उसकी ठुड्डी को चुटकी से दबाया। ओह, रुक जाओ पापा, मैं यह नहीं कह सकती। अब कदमों की आहट बिल्कुल उनके बगल में थी। आदमी हिचकिचाया, फिर लड़की को बेंच के पीछे झाड़ियों में खींच ले गया। रेड और ज़ोरॉक दौड़ते हुए पार्क में घुस गए। पीछे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किए हुए, रेड ने घास में दुबके हुए दो लोगों को देखा ही नहीं। ज़ोरॉक ने बेचैनी से सूंघा और उन्हीं झाड़ियों की ओर संदेह भरी नजर डाली। छोड़ो इसे, यहीं पर घात लगाकर हमला करो। ज़ोरॉक, हम इंतजार करते हैं। रेड बेंच पर बैठ गया, जिससे ज़ोरॉक के विचारों का सिलसिला टूट गया। धीमी सी गुर्राहट के साथ पोकेमोन उसके बगल में आ गया और उसकी नजर उस रास्ते पर टिक गई जिस पर वे अभी अभी दौड़े थे। देखो, वो आ रहा है। रेड की आंखों में चमक आ गई। उसने फिर से लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल किया। ज़ोरॉक, ज्वाला प्रज्वलित करो, पूरे रास्ते को जला दो। बैठे बैठे रेड ने झटपट ऑर्डर दे दिया। ज़ोरॉक ने ऊंची छलांग लगाई और आग की एक तेज धारा उगल दी, जिससे रास्ता और आसपास के पार्क में मौजूद वस्तुएं विनाशकारी आग की लपटों में जलकर ऐश हो गईं। उसे जल्दी काम खत्म करना था। जिनलिंग शहर में कुछ ही मिनटों में एनफोर्सर उस पर टूट पड़ेंगे। आग की लपटों से एक काली किरण निकली और ज़ोरॉक के गाल को छूते हुए निकल गई। वह व्यक्ति प्रेतवाधित रूप में प्रकट हुआ। उसके कपड़े झुलसे हुए थे और चेहरा पहले से कहीं अधिक काला था। अच्छा प्रयास किया, बच्चे। लगभग मुझे फंसा ही लिया था। उसे मार डालो। एक क्रूर निगाह से देखते हुए उसने अपने पालतू जानवर को आदेश दिया और अपनी भौहों पर 2 उंगलियां रखकर दूसरे को बुलाया। एक पशु ट्रेनर युद्ध में केवल एक ही पालतू जानवर को नियंत्रित कर सकता है। ए रैंक प्राप्त करने पर 2 जानवरों को एक साथ पूर्णतया समन्वित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। यह रैंक पशु ट्रेनर की एट्रीब्यूट है। प्रेत के चेहरे से काले तीरों की बौछार होने लगी। रेड डटा रहा। ज़ोरॉक के शैडो क्लॉ ने हर तीर को रोक दिया। ज़ोरॉक एकाग्रता से भरा हुआ था। उसका प्रतिद्वंदी उससे 20 से अधिक अंकों में बेहतर था। लेकिन जब तक ट्रेनर हार मानने से इनकार करता रहेगा, तब तक पोकेमोन कभी भागेगा नहीं।
औपचारिक पोकेमोन मैचों के विपरीत, बीस्ट टैमर की लड़ाइयों में मौका मिलने पर टैमर पर ही हमला करने की अनुमति होती है। इस तरह के अवसर दुर्लभ होते हैं। अधिकांश ट्रेनर इस रणनीति की निंदा करते हुए इसे घिनौना और ट्रेनिंग की भावना से रहित बताते हैं। लेकिन किसी ट्रेनर को मारना जोखिम भरा होता है। अगर उसके जानवर मारे गए तो उसके सारे पोकेमोन उत्पात मचाएंगे और हत्यारे का लगातार पीछा करेंगे। हत्यारों का संगठन इस पद्धति को प्राथमिकता देता है, उनके कई सदस्य इस तरह के हिंसक हमलों में मारे जाते हैं। ज़ोरॉक, मेरी बात अनसुनी करो खो दो। रेड घूमा और भागा। ज़ोरॉक के पंजों ने धरती को चीर डाला, पलक झपकते ही वह भूमिगत गायब हो गया। पैदल चलकर उस प्रेत से आगे निकलना असंभव था, ज़ोरॉक के बिना जीवित रहना तो अकल्पनीय था। वह प्रेत मंडरा रहा था, उसका धुंधला चेहरा रेड की ओर झुका हुआ था, हाथ ऊपर उठा हुआ था। लेकिन उसके नीचे की जमीन फट पड़ी क्योंकि ज़ोरॉक बाहर निकला, शक्ति भड़क उठी। नाइट बर्स्ट। रेड ने हवा में पंजे मारे, उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि वह आदमी एक और पालतू जानवर को बुला रहा है। ये चाल केवल ज़ोरॉक और चंद्र देवता लुनाला को ही सीखने को मिलनी थी। अंधकार का एक गोला सीधे उस प्रेत के सिर पर जा टकराया। डार्क टाइप का मूव घोस्ट टाइप के खिलाफ बेहद विनाशकारी। धमाका। बैंगनी काली ऊर्जा ने प्रेत को मैदान में पटक दिया, जिससे उत्पन्न झटके बाहर की ओर फैल गए। आह! झाड़ियों से एक महिला की चीख सुनाई दी, फिर अचानक दब गई। डार्क पल्स। रेड ने दहाड़ लगाए। ज़ोरॉक ने अपना पंजा बढ़ाया और वार किया। एक परछाई ने बीच में आकर बाहें फैलाकर वार को अपने ऊपर ले लिया। धूल छंट गई, जिससे एक झुका हुआ कवचधारी पालतू जानवर दिखाई दिया। आयरनक्लेड वेयरवुल्फ, लेवल 73। एट्रीब्यूट आयरन कंपेनियन, उच्च शारीरिक रक्षा। प्रकार डार्क वॉरियर। 1 और 70 का दशक। वॉरियर टाइप क्या होता है? हम जानते हैं कि डार्क का मतलब अंधेरा होता है, घोस्ट का मतलब भूत होता है, तो वॉरियर आखिर क्या है? रेड सतर्क रहा, उसका दिमाग अभी भी साफ था, उसे अभी तक कोई मानसिक थकान नहीं थी। ज़ोरॉक में भी अत्यधिक तनाव का कोई लक्षण नहीं दिखा। तुम्हारे पास हुनर है, तुमने मेरी घोस्ट ब्रेथ को इतनी जल्दी गिरा दिया, उस आदमी ने ताना मारा। भूतिया जीव समय के साथ ही ठीक होते हैं, न किसी औषधि से, न ही किसी शॉर्टकट से। उसने लुप्त होती आत्मा को अपने पालतू पशु स्थान पर वापस बुला लिया। लोहे के कवच वाला वेयरवुल्फ, हमला करो। वेयरवुल्फ दहाड़ा, उसके पंजे लोहे की धार की तरह चांदनी में चमक रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही दहाड़ सकते हो? ज़ोरॉक, गुर्राओ। रेड मुस्कुराया, अभी भी आमने सामने की लड़ाई थी, उसे कोई चिंता नहीं थी। ज़ोरॉक की कर्कश गुर्राहट ने वेयरवुल्फ के विशेष हमले को बेअसर कर दिया। वेयरवुल्फ दुबक कर आगे बढ़ा और एक काले धुंधलेपन की तरह तेजी से आगे बढ़ा। मिलाओ। रेड की आंखें गुस्से से चमक उठीं। ज़ोरॉक का रूप लहरों की तरह बदल गया और वह आयरनक्लेड वेयरवुल्फ की हूबहू नकल बन गया। दोनों आपस में टकराए और बेतहाशा वार करने लगे। मुश्किल है, लेकिन तुमने मेरे उपकारक, मेरी आमदनी के स्रोत को मार डाला। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। जैसे ही दो तेज रोशनी चमकी, उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया, वह एक और पालतू जानवर को बुला रहा था। ज़ोरॉक, हवाई महारथी। रेड को वॉरियर एट्रीब्यूट के लिए कोई मेल खाने वाला प्रकार नहीं मिला, इसलिए उसने इसे फिलहाल फाइटिंग के रूप में माना। एरियल एस एक फ्लाइंग टाइप मूव है, अगर इससे नुकसान ज्यादा होता है, तो उसका अनुमान सही है। उसी क्षण प्रतिद्वंद्वी ने एक और पालतू जानवर को बुला लिया। रेड ने भौहें चढ़ाईं, ये बंदा बहुत धीमा था, पूरी प्रक्रिया में 10 सेकंड से अधिक समय लग गया। जीवन मरण की वास्तविक लड़ाई में वे 10 सेकंड घातक साबित हो सकते हैं। ज़ोरॉक ने ऊंची छलांग लगाई और अपना असली रूप धारण कर लिया। उसके पंजे चमक उठे और उसने हवा में ही एक जोरदार हमला किया। आयरनक्लेड वेयरवुल्फ ने अपने लोहे की प्लेटों से बने हाथों को रोककर वार किया। वार होते ही चिंगारियां फूट पड़ीं। बहुत प्रभावी नहीं, इसलिए लड़ाई तो लड़ाई ही होती है, योद्धा तो योद्धा ही होता है। क्या ये गुण पोकेमोन की दुनिया में मौजूद ही नहीं है? इसका मतलब है, यह मेरे लिए एक नया गुण है। रेड ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। स्पष्ट रूप से यह एक क्रूर लड़ाई होगी। मानवाकार बिल्ली, डार्क सकर पंच। उस आदमी की चीख सुनाई दी। रेड ने तुरंत ज़ोरॉक को प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उसने तीसरे पालतू जानवर को तुरंत पहचान लिया, वही मानवाकार बिल्ली जिसका इस्तेमाल ओरली ने पहले हत्या के प्रयास में किया था। लेकिन यह वाला लेवल 71 का था। डार्क सकर पंच को ज़ोरॉक के प्रोटेक्ट ने रोक दिया, लेकिन अगले ही पल आयरनक्लेड वेयरवुल्फ ने मुंह से ज़ोरॉक के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह उड़कर एक स्ट्रीट लैंप से जा टकराया। लैंप बीच से टूट गया। ज़ोरॉक सिर हिलाते हुए खड़ा रहा। उसके होंठ गुस्से से सिकुड़ गए, उसका चेहरा क्रूर हो गया। क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? रेड धीमी आवाज में उसके पास दौड़ी। ज़ोरॉक कुछ कदम लड़खड़ाया, पहले 2 कदम अस्थिर थे, चोट लगने से उसका सिर चकरा गया था। वो ज़ोरॉक ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मेरे पास अभी भी एक माइटियना है, लेकिन उसका लेवल बहुत कम है, उसे अभी छोड़ना आत्महत्या के समान होगा। अपने स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ना एक बात है, लेकिन एक साथ 2 से लड़ना
ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में रेड का दिमाग लचीला था। जब मौका मिले तो हमला करो, जब खतरा महसूस हो तो भाग जाओ, ये दोनों ही बुनियादी रणनीतियां हैं। ज़ोरॉक, चलो, क्लिक करें। जैसे ही वह भागने की तैयारी कर रहा था, उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई दी। उसके हाथ में एक अल्ट्रा बॉल प्रकट हुई, जो पहले से ही खुली हुई थी। एक नीली रोशनी निकली, रेड की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसने अपना कोट सीधा किया। क्या, दूसरा भी? तो ये बंदा भी ए रैंक का है। पहले जांच पड़ताल कर लूं, अगर मुझे पूर्ण लाभ नहीं मिला, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। वह व्यक्ति विचारमग्न हो गया, उसकी आंखें नए प्रकट हुए पालतू जानवर पर टिकी हुई थीं। ज़ोरॉक, वापस आओ। रेड ने उसे वापस बुला लिया और अपने नए पुराने साथी को परखने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी जैकेट उतार दी, उसकी कलाई पर एक अजीब पत्थर जड़ा हुआ कंगन दिखाई दिया, जो निश्चित रूप से कुछ क्षण पहले वहां नहीं था। दहाड़, पार्क में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। बॉस लुकारियो, लेवल 65। स्वभाव, दृढ़। योग्यता, उचित। चालें, तलवार नृत्य, बुलेट पंच, करीबी मुकाबला, अत्यधिक स्पीड। धारण की गई वस्तु, ल्यूकारियोनाइट। मुझे अभी भी पोकेमोन को अनलॉक करने के नियम समझ नहीं आए हैं, लेकिन यह मेरी जीत है। रेड मुस्कुराया। उसके बगल में उससे भी लंबा एक ल्यूकारियो खड़ा था, एक बॉस। न केवल एक बॉस, बल्कि लेवल 65 पर अनलॉक होने वाला, और ठीक वही जिसे वह अक्सर बदलता रहता था, क्योंकि इसमें मेगास्टोन, कुंजी पत्थर था। ल्यूकारियो की तरह बाहें मोड़े, रेड आत्मविश्वास से खड़ा था, जीत निश्चित थी। उन्हें एक याद आया। इसका क्या मतलब है? उस व्यक्ति ने पशु ट्रेनर के बुनियादी कौशल, पता लगाने की क्षमता का उपयोग किया। इसने पालतू जानवर द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस किया। आभा जितनी मजबूत होगी, जानवर उतना ही शक्तिशाली होगा। लुकारियो को शायद इसका एहसास हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर ऑरा चमक उठा, जिससे जांच रुक गई। ऐसा केवल कुछ ही जानवर या ए रैंक के ट्रेनर कर सकते थे। तो क्या वह वाकई में ए रैंक का अधिकारी है, सिर्फ एक को भेजने की हिम्मत कर रहा है? क्या वह मुझे नीचा समझता है? उस आदमी ने अवरुद्ध जांच उपकरण को सबूत के तौर पर लिया। रेड निश्चित रूप से ए रैंक बीस्ट मास्टर था। रेड खिलखिलाकर हंस पड़ा। आगे क्या होगा, ये सोचकर उसे हंसी आ गई। हे, धीरे धीरे उसने मेगा ब्रेसलेट पहने हुए कलाई को ऊपर उठाया और बोला, मुख्य पत्थर, मेरे दिल की आवाज सुनो। लुकारियो मेगा इवोल्यूशन। उस विशालकाय ब्रेसलेट से 4 सुनहरी किरणें फूट पड़ी, जिससे वह और लुकारियो दोनों प्रकाश में नहा गए। ये किरणें लुकारियो के शरीर से निकलने वाली 4 किरणों से जुड़ गईं, जिससे ऊर्जा ने पोकेमोन को पूरी तरह से घेर लिया। फिर उस आदमी और एक छिपे हुए जोड़े की अचंभित निगाहों के बीच रूपांतरण पूरा हुआ। इसका ढांचा थोड़ा बड़ा हो गया और इसका रूप रंग कहीं अधिक प्रभावशाली हो गया। वह क्या है? आपने ऐसा कैसे किया? आपका पालतू जानवर कैसे विकसित हो सकता है? क्यों? किस आधार पर? सदमे का भाव उन्माद में बदल गया। आदमी का चेहरा विकृत हो गया और वह चिल्लाया, उसे मार डालो। मानवाकार बिल्ली और लोहे के कवच वाला वेयरवुल्फ अपने स्वामी के क्रोध में और भी उग्र होकर इधर उधर तेजी से निकल पड़े। लुकारियो, अत्यधिक स्पीड। रेड ने शांत भाव से कहा, समान स्तर के साधारण जीवों के खिलाफ एक नव विकसित मेगा इवॉल्व बॉस का मुकाबला कोई मायने नहीं रखता। अत्यधिक स्पीड हमेशा पहले हमला करती है। यहाँ इतनी तेज की आंखें उसका पीछा नहीं कर सकती थीं। टकराना। लुकारियो तुरंत आयरनक्लेड वेयरवुल्फ के सामने आ गया। वेयरवुल्फ की गुर्राहट अभी शांत भी नहीं हुई थी कि लुकारियो की मुट्ठी ने उसके सीने पर जोरदार प्रहार किया। क्रैक, मुके के नीचे लोहे का कवच फट गया। बुलेट पंच। रेड ने भी जवाब दिया। लुकारियो के मुंह के बरस रहे थे, हर वार से धातु के चटकने की आवाज आ रही थी, और अंत में उसने एक लात मारी जिससे आयरनक्लेड वेयरवुल्फ हवा में उड़ गया। दूसरी ओर, मानवाकार बिल्ली के पंजे रेड के करीब पहुंच गए, लेकिन रेड जरा भी नहीं हिचकी। उसके पंजे उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गए। ल्यूकारियो वापस आ गया था और उसने बिल्ली की पूंछ पकड़ रखी थी। इसे खत्म करें। लुकारियो ने बिल्ली को सिर के ऊपर उठाया, फिर उसका सिर नीचे की ओर पटका और गिरते समय उसे पैरों से कुचल दिया। एक भयानक चटकने की आवाज आई और वह मानवाकार बिल्ली एक गुड़िया की तरह ढेर हो गई। लड़ाई पल भर में खत्म। कोई दया नहीं दिखाई गई। ये दृश्य देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया, उसके मन में दहशत छा गई। उसने आगे देखा, खूंखार पालतू जानवर बाहें मोड़े खड़ा था, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, और वह उसे घोर तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। लुकारियो ने रेड की ओर देखा, मानो वह अगले निर्देश की पुष्टि कर रहा हो कि उस इंसान को खत्म करना है या नहीं। एक लीडर पोकेमोन के रूप में, पकड़े जाने से पहले मनुष्यों का पीछा करना और उन्हें पीटना उसके लिए एक नियमित घटना थी। अगर खेल में रेड ने उसे हराकर आत्मसमर्पण न कराया होता और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए न पकड़ा होता, तो लीडर पोकेमोन के रूप में उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह बहुत पहले ही स्वर्ग में पहुंच गया होता। बात यहां तक पहुंच गई है, मैं पूरी तरह से पराजित हो गया हूं। मुझे अब काई नाम के उस आदमी की कोई परवाह नहीं है। चलो यहीं रुक जाते हैं। वह आदमी अब भयभीत था, उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसने अपने पालतू जानवर को उसके पालतू जानवर वाले स्थान पर वापस बुलाने की हिम्मत भी नहीं की।
रेड ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पास की झाड़ियों की ओर देखा, झुककर जमीन से अपनी जैकेट उठाई, और दूर से सायरन की आवाज आते ही उसने आराम से जैकेट पहन ली। वह देखना चाहता था कि एनफोर्सर्स किस क्लास के पालतू जानवर लाए हैं, और साथ ही क्रिम्सन के रूप में अपना नाम थोड़ा और प्रसिद्ध करना चाहता था। उस समय झाड़ियों के पीछे छिपा युवा जोड़ा डर के मारे लगभग बेहोश हो गया था। ए रैंक बीस्ट मास्टर्स के बीच की लड़ाई बेहद खतरनाक थी। उसके जैसे नौसिखिए के लिए, जिसे मुश्किल से सी रैंक कहा जा सकता था, किनारे पर छिपकर रहना ही उसे डर से कांपने के लिए काफी था। रेड टस से मज नहीं हुई, और वह आदमी भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बुरी तरह डरा हुआ था। ए रैंक के खिलाड़ियों के बीच भी अंतर था। शीर्ष स्तर के ए रैंक खिलाड़ी के लिए अपने जैसे औसत ए रैंक खिलाड़ी को पलक झपकते ही मार गिराना बेहद आसान था। दरअसल ए रैंक तक पहुंचने वाले सभी बीस्ट टैमर ये जानते थे कि ए रैंक में प्रवेश करने के बाद ही कोई वास्तव में बीस्ट टैमर के दायरे में कदम रखता है। कुछ देर बाद जब 2 पुलिस गाड़ियां किनारे पर आकर रुकी, तो उस आदमी ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। पुलिस बल यहां मौजूद था, वह सुरक्षित था। जेल जाना मरने से कहीं बेहतर था। एक हत्यारा भी आमतौर पर प्रवर्तकों के सामने सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता था। ये प्रवर्तकों के अधिकार को चुनौती देने के बराबर था, और निश्चित रूप से इसका परिणाम विशेष निगरानी में होता था। मेंग ये आजू स्लेव थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी की भावना और जिनलिंग एनफोर्सर स्क्वाड के 5वें दस्ते के कप्तान के रूप में अपनी स्टेटस के कारण रिपोर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया। प्रारंभिक स्टेटस बेहद अराजक थी, और पहले ही कुछ लोग हताहत हो चुके थे। लेकिन मरने वाला भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह पूरी तरह से नीच और समाज का कचरा था। जब मेंग यी ने शव देखा, तो वह लगभग खुद को अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया कहने से रोक नहीं पाया। अगर उसकी हत्या किसी ने की होती, तो उसके सारे संपर्क, वकील और उसके लिए जिम्मेदारी लेने वाले सभी लोग बेकार हो जाते। मौत तो मौत ही होती है। लेकिन एक प्रवर्तक होने के नाते वह ऐसी बातें नहीं कह सकता था, अन्यथा ये दूसरों के लिए उस पर हमला करने का एक जरिया बन सकता था। घटनास्थल पर कोई हत्यारा नहीं मिला, लेकिन कुछ सुराग जरूर मिले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काई बाओकाई के शीर्ष अंगरक्षक, जो एक रैंक बीस्ट मास्टर था, ने उनका पीछा किया था। अपने बगल में खड़े कई एनफोर्सर्स को देखकर मेंग यी ने आह भरी। इस बार वह जिन्हें लाया था वे सभी नौसिखिए थे। उसने सोचा था कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन नौसिखियों की ताकत सिर्फ बी रैंक की थी। अगर वह जल्दबाजी में उनका पीछा करता और लड़ाई छिड़ जाती, तो उसके पास उनकी देखभाल करने का कोई तरीका नहीं होता। इसलिए उसने अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया और तीसरी और चौथी टुकड़ी के कप्तानों को बुलाया। उसकी जैसी टुकड़ियों में केवल टुकड़ी के नेता के पास ही ए रैंक की ताकत होती थी। हालांकि एनफोर्सर बहुत कुशल थे, लेकिन उनके द्वारा बुलाई गई बैकअप सेवा के इंतजार में बिताया गया समय व्यर्थ गया। इसलिए वह पास ही रुका रहा और जल्दबाजी में उस पाक की ओर नहीं बढ़ा जहां रेड लड़ रहा था। यही कारण था कि रेड ने सायरन की आवाज तो बहुत पहले सुन ली थी, लेकिन कुछ समय से उसे एनफोर्सर दिखाई नहीं दिए थे। पाक का एक रास्ता पूरी तरह से नष्ट हो गया था, और पूरा पाक गड्ढों से भरा हुआ था। एक पशु ट्रेनर की लड़ाई केवल जीतने के लिए होती थी। ऐसा नहीं था कि जितना अधिक पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाया जाता था, उतना ही वे शक्तिशाली होते थे। किसी लक्ष्य की युद्ध क्षमता का आकलन केवल पर्यावरणीय विनाश की मात्रा से नहीं किया जा सकता था, यह मेंगी का अनुभव था। हे कैप्टन मेंग, लगता है नतीजा तय हो गया है। काई बाओकाई का वो अंगरक्षक हार गया है। अगर हम एक कदम भी देर करते, तो शायद उसकी मौत हो जाती। उसकी एक बेटी है ना? खुफिया जानकारी के अनुसार उसने काई बाओकाई का अंगरक्षक बनना इसलिए चुना क्योंकि काई बाओकाई ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे दिए थे। छोटे बालों वाली एक लंबी महिला ने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकली। वह वीर और साहसी लग रही थी, उसकी वर्दी उसके सुडौल शरीर को बखूबी उभार रही थी। मेंग यी ने सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाकर दूसरी तरफ देखा। वहां रेड था, जिसने खुद को कसकर लपेट रखा था, और एक अज्ञात पालतू जानवर था जिसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। ये पालतू जानवर बेहद खतरनाक लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक अपनी युद्ध अवस्था से बाहर नहीं निकला है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी भी क्षण हमला कर किसी को भी चोट पहुंचा सकता था। कृपया जांच के लिए हमारे साथ वापस चलें। याद रखें, कोई भी अनावश्यक हरकत न करें। एक अन्य युवा एनफोर्सर ने अपना हाथ उठाया और अपने पालतू जानवर को बुलाया। वह एक दबंग दिखने वाला शेर था। इस शेर के 2 पंख थे, उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और उसके माथे पर एक नुकीला सींग था। ये बिल्कुल एनफोर्सर्स का प्रतीक था, जो एनफोर्सर संगठन के कप्तान स्तर के सदस्यों के लिए एक सीमित पालतू जानवर था। स्वीकृत सींगदार शेर। क्षमता के लिहाज से एक सैंक्शन हॉर्न लान को ए रैंक की ताकत तक पहुंचने के लिए केवल सामान्य रूप से विकसित होने की आवश्यकता थी। हालांकि एनफोर्सर संगठन के व्यवस्थित ट्रेनिंग के कारण एक सैंक्शन हॉर्न लान की ताकत एक औसत ए रैंक पालतू जानवर की तुलना में काफी अधिक थी। जल्दी करो, मुझे यहां से ले जाओ। वह आदमी हत्यारा है। वह हत्यारों के संगठन का सदस्य है। जो व्यक्ति निराशा के कगार पर था, उसे एक बार फिर जीवित रहने की उम्मीद दिखाई दी।
हालांकि उसने वर्षों तक काई बाओकाई का अनुसरण करते हुए कई भयानक काम किए थे, फिर भी उसके पास पैसा था। भले ही उसे 1 दशक से अधिक की सजा हो जाए, यह अभी मरने से बेहतर है। द असैसिन ऑर्गेनाइजेशन। युवा एनफोर्सर की निगाहें तुरंत गंभीर हो गईं। उसके बगल में मेंग यी और महिला एनफोर्सर ने भी अपने पालतू जानवरों को बुलाया। 3 सींग वाले शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़े। प्रवर्तकों के नियमों के अनुसार किसी भी बड़ी दुर्घटना से पहले किसी हत्यारे को गिरफ्तार करना किसी भी अन्य मामले से अधिक महत्वपूर्ण था। तुम पहले इधर आओ। एक बार जब हम उस संदिग्ध बीस्ट टैमर को पकड़ लेंगे जिस पर हत्यारा होने का संदेह है, तो तुम दोनों से एक साथ पूछताछ की जाएगी, मेंग यी ने गहरी आवाज में कहा। इस समय झाड़ियों में छिपे युवा जोड़े की सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि सुरक्षाकर्मी ज्यादा दूर नहीं थे, फिर भी वह आदमी एक हत्यारा भी हो सकता था। ये बहुत ही भयानक था। ये क्या हो रहा है? वो क्रिम्सन वाला बंदा एनफोर्सर्स के हाथों में कैसे पहुंच गया? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं वापस जाकर उस बच्चे की देखभाल करूंगा। उस युवक के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जिससे वे डरकर चीखने लगे और झाड़ियों से बाहर भागने लगे। लानत है, हान वू ने गाली दी, अपना मुखौटा पहना, झाड़ियों से बाहर कूदा और चिल्लाया, लाल, भागो, जल्दी, लाल, दोनों को नीचे गिरा दो। मेंग यी ने अपना हाथ हिलाया और तीनों सींग वाले शेर एक साथ बाहर निकल गए। लुकारियो, उसे खत्म करो और फिर मुझे यहां से ले जाओ। लिमिट ब्रेक। डार्क पल्स का प्रयोग करें। वह व्यक्ति मेंग यी के तीनों साथियों के और करीब आता जा रहा था और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभरने लगे थे। मैं बच गया। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, एक घोर काली किरण उसके सीने को भेद गई। जब तक उसे दर्द का एहसास हुआ, तब तक किरण गायब हो चुकी थी। उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि उस हिंसक काली ऊर्जा ने उसके आंतरिक अंगों को पल भर में नष्ट कर दिया था। इतनी तेजी से, वह जरूर एक हत्यारा है। उसे भागने मत दो। मेंग यी दहाड़ा, उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। मानसिक शक्ति। रेड ने पास ही मौजूद 3 सैंक्शन हॉर्न लान को देखा और धीरे से बोला। लुकारियो की आंखों में एक लाल बत्ती चमकी और तीनों सैंक्शन हॉर्न लान एक दूसरे से ऐसे टकरा गए मानो उन्होंने अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया हो। बेशक, यह महज एक अचानक किया गया हमला था और इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर लुकारियो ने रेड को अपने कंधे पर उठाया और तीनों एनफोर्सर्स की हैरान निगाहों के बीच हवा में ऊंची छलांग लगाई और देखते ही देखते उनकी नजरों से ओझल हो गया। स्टेशन को फोन करो और इस इलाके को सील कर दो, जल्दी से। मैं उस क्रिम्सन का पीछा करूंगा। मेंग यी दहाड़ा, फिर अपने सैंक्शन हॉर्न लान की पीठ पर कूद गया और क्रिम्सन का पीछा करने लगा। आधे घंटे तक पीछा करने के बाद मेंग यी ने रेड को पूरी तरह से अपनी नजरों से ओझल कर दिया। धत्तेरी की। मेंग यी ने गुस्से में हवा में मुक्का मारा। वह जानता था कि एक बार रेड के भाग जाने के बाद क्रिम्सन के नाम से जाने जाने वाले उस हत्यारे को फिर से पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। शहर में हर तरफ निगरानी व्यवस्था होने के बावजूद किसी भी स्टैमर का पता लगाना मुश्किल था। उनके पास कैमरों से बचने के अनगिनत तरीके थे। किसी ए रैंक बीस्टमास्टर की गतिविधियों का सटीक नक्शा बनाना नामुमकिन था। 3 दस्ते के नेताओं को तैनात किया गया था, फिर भी कुछ शवों के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। हत्यारा चीहोंग क्रिम्सन नाम बुदाते हुए मेंग यी ने इस हत्यारे की जांच में संसाधन लगाने का निश्चय किया। जहां तक उसे पता था, जिनलिंग शहर में ज्यादा से ज्यादा लगभग 1 दर्जन ही ए रैंक के हत्यारे थे। आखिरकार, पेशे से हत्यारे कभी बहुत अधिक संख्या में नहीं थे। जो भी व्यक्ति हत्यारे के रूप में अपना जीवन यापन कर सकता था, वह कमजोर नहीं था। अब तक रेड अपने होटल लौट चुका था और उसने अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। उसके हाथ में एक लाल और सफेद गेंद थी जो उसे भागने के दौरान मिली थी। ये लेवल 1 का पोप्लियो था, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसके बॉक्स में कोई पोप्लियो है। पोकेमोन को अनलॉक करने की शर्त ने उसे और भी उलझन में डाल दिया। उनका पहले का अनुमान अन्य पालतू जानवरों के रूपों के आधार पर पोकेमोन को अनलॉक करना अब गलत साबित हो गया। उसके सामने सैंक्शन हॉर्न लान था, जो नुकीले सींगों वाला एक पंखों वाला शेर था। लेकिन ये पोप्लियो सिर्फ शेर शब्द से मेल खाता था, बाकी सब कुछ बिल्कुल अलग था। अगर अच्छी तरह से पाला पोसा जाए तो पोप्लियो का अंतिम रूप प्राइमरिना काफी शक्तिशाली होता था। केवल इस पोप्लियो के व्यक्तिगत मूल्य औसत थे, प्रयास मूल्यों को शुरू से प्रशिक्षित करना होगा। जो भी हो, रेड ने पोप्लियो को छोड़ दिया। छोटे नीले सील ने एक स्पष्ट चीख निकाली। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और उत्सुकता से रेड को देखा। लेवल 1, कोई लड़ाई नहीं। पहली मुलाकात रेड एक नजर में ही समझ गया। उसके और उस नन्ही बच्ची के बीच कोई रिश्ता नहीं था। उसे बस थोड़ी बहुत दिलचस्पी उस बच्ची की तरल आवाज की क्षमता में थी। एक छिपी हुई क्षमता जिसे पोकेमोन खिलाड़ी ड्रीम वर्ल्ड एट्रीब्यूट कहते थे। इसने पोप्लियो की ध्वनि आधारित सभी चालों को जल प्रकार में बदल दिया। क्या इसे लीफ को उपहार में दे दें? कल देखेंगे कि फेट ने साथ दिया या नहीं। रेड ने पोप्लियो को उसके पोके बॉल में वापस बुलाया और होटल के कमरे का दरवाजा खोला। रात के 3 बज रहे थे। म्याउथ अभी भी गहरी नींद में सो रहा था।
रेड ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, दबे पांव बिस्तर तक गई और जल्दी से सो गई। वह दिखने में अच्छा एक साधारण 18 वर्षीय युवक था, अब वह पूरी तरह थक चुका था। वह अगले दिन दोपहर तक लगातार सोता रहा। नींद से जागते हुए उसने अपना चेहरा थप्पड़ मारा और देखा कि म्याऊ टीवी देख रहा है। बिल्ली के हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का एक कप था और उसकी आंखें गंभीरता से खबरों पर टिकी हुई थीं। शाओची, तुम हो? म्याऊ। फुटेज धुंधला है, लेकिन साफ तौर पर तुम और ल्यूकारियो हो, है ना? म्याऊ। म्याउथ ने नूडल्स में चॉपस्टिक गाड़ दी और अपने पंजे से अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। जासूस म्याउथ हमेशा से ही तेज दिमाग वाला था, इसका रेड और ल्यूकारियो को जानने से कोई लेना देना नहीं था। यह एक जासूस की अंतर्ज्ञान शक्ति थी। म्याउथ ने मन ही मन फुसफुसाते हुए सोचा, मेरी सहज प्रवृत्ति बहुत भयानक है। म्याऊ, तुम्हें नूडल्स कहाँ से मिले? रेड ने सवाल को अनसुना कर दिया। कमरे के फोन से ऑर्डर दिया गया, तुम्हारा होने का नाटक कर रहा हूँ। म्याऊ। ये असैसिन क्रिम्सन। क्रिम्सन, जाना पहचाना नाम। क्या तुम कांटों में यही नाम इस्तेमाल नहीं करते थे? म्याऊ। म्योथ ने और नूडल्स खाए। रेड ने अंगड़ाई ली। हाँ, मैं ही हूँ। वैसे, क्या अभी भी भूख लगी है? मुझे होटल का बुफे चाहिए। उसने अपना फोन चेक किया, एजेंट 73 के 17 मिस्ड कॉल थे, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था। वह चिंतित तो थी लेकिन घबराई हुई नहीं थी, वरना वह मैसेज जरूर भेज देती। म्याऊ, तो फिर मैं नूडल्स क्यों खा रहा हूँ? चलो अभी, मैं चुपचाप, सिर्फ खाने वाला म्याउथ बनूंगा। उसने नूडल्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। म्याउथ की यही आदत है, जो अच्छी नहीं है। मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। जम्हाई लेते हुए, रेड लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गया, शॉवर चालू किया और एजेंट 73 को फोन किया। गहरा लाल, हाँ, मैं ही हूँ। तुमने तो खूब हंगामा मचा दिया। इतने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला, मुझे लगा तुम मर गए। खबर भी छपी। दूसरी तरफ, लू याओ ने राहत की सांस ली, क्रिम्सन ने उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। हानवू के अनुसार, उसने उसे रैंक बीस्ट मास्टर को लगभग बिना किसी प्रयास के मार डाला था। हानवू स्वयं क्रिम्सन का मुकाबला नहीं कर सकता था। पानी की वो कैसी आवाज है? लू याओ ने बहते पानी को देखकर भौहें चढ़ाईं। मैं नहा रही हूँ, बहन, पानी तो सामान्य बात है ना? मैं ठीक हूँ, मेरी फीस रख लीजिए, मैं खाली होते ही आपसे संपर्क करूंगा। उसने फोन काट दिया। वह और एजेंट 73 नामात्र के दोस्त थे, फालतू की बातचीत की कोई जरूरत नहीं थी। म्योथ के साथ खाना खाने के बाद, रेड ने तारीख देखी, यांजिंग बीस्ट मास्टर यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे थे। उसे जल्दी करनी पड़ी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसका फोन फिर बज उठा। लीफ। जैसा कि उम्मीद थी, उसने उसे समय सीमा याद दिला दी। ये जानकर कि वह रास्ते में है, उसने उसे छोड़ने की पेशकश की। तुम बर्बाद हो जाओगे, शियाओची। जरूर प्यार होगा, म्याऊ। रेड की मुस्कान देखकर म्याउथ गंभीर हो गया। महिलाओं के अंडे से बच्चे निकलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उसे इस बात का पता नहीं था कि म्याउथ खुद सबसे बड़ा रोमांटिक था। आधे घंटे बाद एक चमकीली लाल रंग की कूप कार आकर रुकी। खिड़की नीचे सरक गई। रेड जम गया। गाड़ी के पहिए के पीछे छोटे बालों वाली एक महिला बैठी थी, जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वह उन 3 प्रवर्तकों में से एक थी जिन्होंने उसे तड़के पकड़ लिया था। इंतजार। उसकी आंखें और भौहें लीफ से मिलती जुलती हैं, बिल्कुल नहीं। रेड स्तब्ध रह गया। मॉर्निंग मिस्ट भी उतनी ही हैरान थी। वह आदमी देखने में क्रिम्सन जैसा लग रहा था। बल प्रयोग करने वाले ने सहज रूप से उस नाम का उच्चारण किया। असंभव, ये सिर्फ मिलती जुलती बनावट ही होगी। उच्चारण तो वही है, लेकिन ये वो रेड जिसने अभी तक पालतू जानवरों के लिए कोई जगह भी नहीं खोली है। मॉर्निंग मिस्ट ने नजरें फेर लीं। वह रेड को जानती थी। ची परिवार के पतन से पहले, वह अभी भी एक नाक बहने वाला बच्चा था। शायद थकावट, साथ ही उस रहस्यमय हत्यारे ची हॉर्न के कारण तनावग्रस्त नसें। आ जाओ, रेड, हम तुम्हें पंजीकरण कराने ले चलते हैं, मैंने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। लीफ ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर लहराया। रेड ने जवाब दिया, पीछे का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गया। ये मेरी बहन है, मॉर्निंग मिस्ट। हम बचपन में मिले थे, याद है? लीफ ने मॉर्निंग मिस्ट पर अपनी उंगलियां हिलाईं, मानो कोई चमकीला हस्तनिर्मित विशेष प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रही हो। रेड को याद करने का नाटक करते देख, मॉर्निंग मिस्ट ने शांत भाव से कहा, जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया था। याद नहीं है? उसने हवा में मुट्ठी भींची और धीरे धीरे पीछे हट गई। रेड का चेहरा काला पड़ गया, उसे सब कुछ याद आ गया। मॉर्निंग मिस्ट एक आतंक थी। परिवारों के करीब होने के कारण, वह आती, नन्हे रेड को पकड़ती और उसके छोटे भाई को तब तक खींचती जब तक वह रोने न लगे। बहन जाओ वो। रेड के चेहरे पर एक बनावटी, अटपटी मुस्कान आ गई। शाबाश। मॉर्निंग मिस्ट ने शांत भाव से सिर हिलाया, मानो किसी छोटे बच्चे की प्रशंसा कर रही हो। रेड का चेहरा और भी गंभीर हो गया। नहीं, तुम दोनों ने अभी कौन सा गुप्त कोड इस्तेमाल किया? लीफ असमंजस में थी। ये कुछ भी नहीं है। मुझे अचानक याद आ गया। रेड पीछे की ओर झुक गया और खिड़की की ओर मुड़ गया। रस्साक्षी का बदला जरूर लिया जाएगा।
बिल्कुल अलग ही माहौल था। शरीर की बनावट एक जैसी थी, लेकिन आंखें ठीक से दिखाई नहीं दी। शायद लाल नहीं। अगली बार जब क्रिम्सन दिखेगा, तो मुझे उसके और करीब जाना होगा। आंखें देखे बिना बताना नामुमकिन है, बहुत से लोगों की शारीरिक बनावट ऐसी ही होती है। एक एनफोर्सर हर चीज पर सवाल उठाता है। मॉर्निंग मिस्ट सबसे ज्यादा संदेह करने वालों में से एक थी। गाड़ी ऊंची सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। क्या हम पूरे रास्ते गाड़ी चला रहे हैं? गोल्ड स्पिरिट से यान कैपिटल तक की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक थी। ये धीमी और थका देने वाली यात्रा थी। यान कैपिटल, रजिस्ट्रेशन गोल्ड स्पिरिट में है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। आप दाखिला ले रहे हैं, स्कूल शुरू नहीं कर रहे। लीफ ने उसे घूर कर देखा। क्या कर रहे थे? तारीख या प्रक्रिया तक नहीं पता। मैं अपने बड़े कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा था। मैं चाहता था कि हम और मजबूत हों। और क्या मैंने तुमसे एक पालतू जानवर का वादा नहीं किया था? रेड ने लाल और सफेद रंग की गेंद उठाई और उसे हिलाया। मुझे मिल गई। वाह, सच में। बहन, गाड़ी किनारे लगाओ। पालतू जानवर रखना मुश्किल है। विभिन्न प्रजातियों के बीच विश्वास काफी नाजुक होता है। ज्यादातर परिवार बच्चों को पालने के लिए एक छोटा जानवर देते हैं, उसके बाद विश्वासघात की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। मॉर्निंग मिस्ट ने शीशे में देखा, रेड सामान्य दिख रही थी। उसने धीरे से कार को फुटपाथ के किनारे रोक दिया। रेड, वो एक स्टोरेज कैप्सूल है ना? ये जानवर कहाँ से आया? वह उसकी स्टेटस जानती थी। अकेले कैप्सूल की ही कीमत ब्लैक मार्केट में 10 लाख से अधिक थी। मेरे दादाजी ने इन्हें छोड़ा था, इनके बक्से भरे हुए थे, रेड ने शांत भाव से कहा। लेकिन आपने कहा था कि आपको ये समझ आ गया है। हाँ, दादाजी ने मेरे लिए एक गुप्त क्षेत्र छोड़ा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुबह की धुंध शांत हो गई। गुप्त क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्रों के बिल्कुल विपरीत हैं। निषिद्ध क्षेत्रों में अत्याचारी रूपांतरित पालतू जानवरों की भरमार होती है। एक भी चूक मौत का कारण बन सकती है। शीर्ष पशु ट्रेनर के पास शायद एक भी न हो, लेकिन अत्याचारी जानवर रखने वाला कोई भी व्यक्ति शीर्ष क्लास का होता है। एक गुप्त क्षेत्र पशु ट्रेनर के स्थान से तराशा गया एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके बारे में अफवाह है कि यह केवल एस रैंक पर ही उपलब्ध है, जिसका उपयोग परीक्षणों, विरासत या पशुओं को रखने के लिए किया जाता है। संभव है, कैप्सूल में बंद कोई जानवर पालतू जानवर के स्थान में प्रवेश कर सकता है, बस ये थोड़ा कठिन है क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से वश में नहीं किया गया था। इस बारे में बाहर किसी को मत बताना, वरना मुसीबत, यहां तक कि विपत्ति भी तुम्हें घेर लेगी। उसने एक पतली सी सिगरेट जलाई, कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और धुआं उड़ाया, मानो उसे कोई दिलचस्पी न हो। धन्यवाद, सिस्टर झाओ। मैं समझ गई। लीफ, पहले इसे समझ लो। रेड का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी उत्तेजना जम गई। पालतू जानवर इस ग्रह का एक जीव है। मैं उसे गुलामी में धकेलने से घृणा करता हूँ। अपने अंदर के जानवर का सम्मान करो, उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाओ, एक दूसरे को साहस और इच्छाशक्ति दो, तभी तुम दोनों मजबूत बनोगे। उससे पहले, एक युवा जानवर अपना साथी चुनता है। ध्यान दें, मालिक नहीं। इन दोनों को भ्रमित करने से मालिक सेवक का रिश्ता कभी भी सच्ची साझेदारी के बराबर नहीं हो सकता। मैं सख्त हूं, अगर यह छोटी बच्ची तुम्हें नहीं चुनती, तो लीफ, तुम भी उसे नहीं पा सकोगे। उसने शांत दृढ़ विश्वास के साथ बात की। लीफ घूरता रहा। मॉर्निंग मिस्ट आश्चर्यचकित रह गया। क्या वाकई रेड बोल रहा था? क्या ये बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है? मॉर्निंग मिस्ट के मन में यह विचार कौंध गया। धुएं के बीच से रेड की गंभीर आकृति नकाबपोश हत्यारे के ऊपर आ गई। उसने उसकी मुद्रा पर एक नजर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हत्यारे चीहोन की मुद्रा के समान। समान दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं है, लेकिन संदेह कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। सत्य तब तक छिपा रहता है जब तक वह प्रकट नहीं हो जाता। संदेह ही हर आउटकम की कड़ी है। उसने सिगरेट को झटक दिया। अचानक उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि वह उसकी बहन को कौन सा जानवर देगा। ये पोप्लियो है, एक लड़की। रेड ने कैप्सूल उछाला, नीली रोशनी चमकी, और एक प्यारा सा नीला सील का बच्चा दिखाई दिया। पोप्लियो ने कोमल और असमंजस भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। लीफ की आंखें पहले से ही चमक रही थीं। रेड के कुछ न बोलने पर पोप्लियो ने अपना सिर पीछे घुमाया तो देखा कि लीफ उसके सामने बैठी सीधे उसकी ओर घूर रही है। पोप्लियो डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से रेड के पीछे छिप गई। अपनी पूंछ के सहारे खुद को संभालते हुए और रेड के पैर को पकड़े हुए, उसने लीफ की ओर सावधानी से देखा। अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करें और देखें कि क्या आप इस बच्चे का विश्वास जीत सकते हैं। एक पशु ट्रेनर अपने पालतू पशु का चयन करता है, और पालतू पशु अपने पशु ट्रेनर का चयन करता है। रेड का लहजा गंभीर बना रहा। उसने पोकेमोन को सीधे तौर पर पीटने और स्नेह प्राप्त करने के लिए गेंद फेंकने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि ज्यादातर जंगली पोकेमोन ऐसे ही होते हैं, जब तक आप जीत सकते हैं, वे आत्मसमर्पण कर देंगे। ऐसे भी मामले हैं जहां एक पोकेमोन तब भी आत्मसमर्पण नहीं करता जब आप उसे बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। लूला लूला लेई, लूला लूला लेई। रेड की जेब से एक चंचल रिंगटोन बजी। उसने जेब से फोन निकाला और देखा कि वह नंबर 73 था।
रेड ने अपना असली फोन पहले ही त्याग दिया था। उसने अपना सिम कार्ड असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के फोन में डाला और उसे अपने फोन की तरह इस्तेमाल किया। आखिरकार नंबर 73 ने ओरली का डेटा पहले ही मिटा दिया था और फोन अब उसकी अपनी आईडी से लॉग इन था। दो फोन साथ लेकर चलना बहुत झंझट भरा था और रेड को यह पसंद नहीं था। लीफ, इस बच्चे के साथ तुम्हारा जुड़ाव है या नहीं, ये देखने के लिए 5 मिनट काफी हैं। मैं वहां फोन करने जा रहा हूं। रेड नीचे झुकी, पोप्लियो को उठाया और उसे लीफ के सामने रखकर मुड़कर चली गई। मॉर्निंग मिस्ट की निगाहें रेड का पीछा कर रही थीं। न जाने क्यों, वह सचमुच ये जानना चाहती थी कि उसे कौन बुला रहा है और वह क्या कहेगा। इसलिए वह रेड की ओर कुछ कदम बढ़ी, बहुत करीब नहीं, लेकिन इतनी करीब जरूर कि उसकी आवाज सुन सके। क्रिम्सन, क्या तुम आज रात फ्री हो? क्या चल रहा है? मतलब, चलो मिलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा। मैं बहुत खर्चीला हूं और मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए रखे पैसे खर्च कर दिए तो मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। स्थान, रेड ने पास ही मौजूद मॉर्निंग मिस्ट की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। हमेशा वाली जगह के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, खूब सारी बियर ले आना। इतना कहकर रेड ने तुरंत फोन काट दिया। मॉर्निंग मिस्ट को कुछ भी शक नहीं हुआ, उसने सोचा कि यह बस एक दोस्त के साथ एक साधारण दिन है। किसी कारणवश जब से वह रेड से मिली थी, मॉर्निंग मिस्ट कभी कभी उसकी तुलना क्रिम्सन से करने लगती थी। इसी बीच लू याओ ने अपने फोन पर भौहें चढ़ाते हुए खुद से बुदबुदाया, ढेर सारी बियर लाऊं। किस लिए? क्या वह मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है? बिल्कुल सही। आखिर मुझ जैसी परिपक्व महिला का क्रिम्सन जैसे छोटे भाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शराब पीना भी ठीक है। ये देखने का अच्छा मौका है कि वो कैसा दिखता है। लू याओ ने सिर हिलाया और कुछ बियर खरीदने के लिए उठ गई। जब रेड ने अपनी कॉल समाप्त की और पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि लीफ ने पहले ही अपने फायर वुल्फ को बुला लिया था। वह जमीन पर बैठी हुई थी और पोप्लियो से फुसफुसा रही थी और अंत में उसने पोप्लियो के सिर पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। पोप्लियो ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद लीफ उसे छूने में सक्षम हो गई। रेड जानती थी कि वह सफल हो गई है। दरअसल किसी भी पीढ़ी के किसी भी स्टार्टर पोकेमोन को अगर कोई विशेष प्रतिभा हो तो लगभग हमेशा स्पिरिटेड अवे किया जा सकता है, क्योंकि वे केवल लेवल 1 के बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखी होती है। रेड चलकर आए और बिना कुछ कहे लाल और सफेद गेंद को लीफ की ओर फेंकते हुए उसे बताया कि यह इस पालतू जानवर के लिए स्टोरेज उपकरण है। ये बच्ची अभी बहुत छोटी है। इसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम पर्याप्त ध्यान दोगे तो मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही विकसित हो जाएगी, रेड ने शांत भाव से कहा। विकसित होना? क्या पोप्लियो विकसित हो सकता है? लीफ ने पोप्लियो को उठाया, शरारत से उसकी नाक को छुआ और आश्चर्य से पूछा। मॉर्निंग मिस्ट ने भी माथे पर शिकन डाली। ऐसा नहीं था कि पालतू जानवर विकसित नहीं हो सकते थे, लेकिन जो विकसित हो सकते थे वे बेहद कीमती थे। जिनलिंग शहर के दिग्गज झाओ परिवार के पास भी विकसित होने में सक्षम केवल एक ही पालतू जानवर था। वह फायर मेन एप था, जो वर्तमान परिवार प्रमुख झाओ वेन का था। कहा जाता था कि वह विकास के कगार पर था, इसीलिए झाओ वेन हाल ही में तरह तरह के बेर खरीद रहा था। तारांकन क्लिक। शाओची, तुमने इस बार बहुत ज्यादा देर लगा दी, म्याऊं। अंदर बहुत बोरिंग है, म्याऊं। पो के बॉल खुलने की आवाज आए और म्याउथ खुद ही बाहर निकल आया। उसे बॉल के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह खुद ही बाहर निकल गया। क्या क्या इसने बात की? मॉर्निंग मिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। बोलने वाला पालतू जानवर तो दुर्लभतम चीज थी। अरे तुम हो, छोटी बच्ची। हिलो, म्याऊं। म्याउथ ने लीफ की ओर पंजा हिलाया, फिर रेड की पीठ पर कूद गया और उसके सिर को गले लगा लिया। नमस्ते, इया। लीफ और पोप्लियो दोनों ने म्याउथ का अभिवादन किया। ओह, ये तो पोप्लियो है, म्याऊं। शियाओची, अब हम कहाँ जा रहे हैं, म्याऊं? म्याउथ ने पूछा। जिनलिंग शहर में यंजिंग विश्वविद्यालय के प्रवेश TAS के आलय के लिए। अब हम निकल सकते हैं। रेड, इस बिल्ली के बच्चे को यात्री सीट पर बैठने दो। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। मॉर्निंग मिस्ट ने म्याउथ की ओर इशारा करते हुए उत्साहित भाव से कहा। इसके बाद लीफ पीछे की सीट पर पोप्लियो और रेड को पकड़े बैठी थी, जबकि म्याउथ अपनी सीट बेल्ट लगाए हुए यात्री सीट पर बैठा था और पूरी यात्रा के दौरान मॉर्निंग मिस्ट से बातें करता रहा। बेशक बातचीत बेतुकी बातों से भरी थी, जैसे क्या तुम बिल्ली का खाना खाते हो? तुम बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम लड़ाई में माहिर हो? क्या तुमने एनफोर्सर संगठन में शामिल होने के बारे में सोचा है? जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रवेश TAS के आलय में लंबी कतार लगी हुई है, इसलिए तीनों ने अगली सुबह वापस आने का फैसला किया। सबसे बड़ी बहन के साथ बाहर होने का मतलब था कि रेड और लीफ को किसी भी चीज के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं थी। मॉर्निंग मिस्ट ने होटल से लेकर डिनर तक सब कुछ व्यवस्थित किया था। रात के खाने के बाद होटल में आराम करते समय मॉर्निंग मिस्ट अभी भी म्याउथ से बातें कर रही थी। जाहिर है, उसे बात करने वाले पालतू जानवर में बहुत दिलचस्पी थी। महिला और बिल्ली ने क्रिम्सन के बारे में भी बात की और मॉर्निंग मिस्ट ने तो सचमुच एक बिल्ली से उसकी राय पूछ ली।
रेड ने उन्हें बात जारी रखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि म्याउथ ने शराब पी रखी थी और उसे नशा चढ़ रहा था। उसे डर था कि म्याउथ कहीं गलती से सारी बात न बता दे। अपने अपने कमरों में लौटने के बाद रेड ने बिस्तर पर खर्राटे लेते म्याउथ को देखा और ल्यूकारियो और जोरॉक को छोड़ दिया। जस्टिफाइड क्षमता वाले लुकारियो में बुरे लोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाई देती थी। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए ल्यूकारियो के साथ हत्याओं की सूची देखी। अभी भी बहुत कम मिशन बचे थे, एक बी रैंक मिशन को छोड़कर बाकी सभी सी रैंक के थे। रेड को आश्चर्य हुआ कि ल्यूकारियो ने हर तस्वीर को देखकर ठंडे लहजे में सिर हिलाया। दरअसल उसके अनुमान के अनुसार वे सभी बुरे लोग थे। क्या ये वाकई इतना हास्यास्पद है? क्या हत्यारा संगठन वास्तव में किसी प्रकार का वैकल्पिक शहर रक्षक है? क्या दुनिया को विनाश से बचाने के लिए, दुनिया की शांति की रक्षा करने के लिए, प्रेम और सत्य की बुराइयों को अंजाम देने के लिए? जोरॉक, लुकारियो, क्या हम जिनलिंग शहर से गुजरने वाला एक हत्यारा दस्ता हैं? रेड को ठंडक महसूस हुई और उसने सोचा कि चीजें इतनी सरल नहीं हो सकती। उसने एक नुकीली टोपी पहनी और जोरॉक ने अपने पंजे से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे टोपी के नीचे के चेहरे के भाव तुरंत धुंधले हो गए। जाने से पहले जोरॉक ने होटल के बिस्तर पर रेड के सोने का भ्रम पैदा किया, जो वास्तव में सिर्फ एक तकिया था। फिर 3 आकृतियां चुपचाप रात के अंधेरे में गायब हो गईं। बीस्ट टैमर रेड ऑफलाइन हो गया, असैसिन चीहोंग ऑनलाइन हो गया। रेड को इस समय बहुत बुरा लग रहा था। ल्यूकारियो उसे उठाकर शहर में बेहद तेज स्पीड से दौड़ा रहा था। न तो लुकारियो और न ही जोरॉक को टेलीपोर्ट या उड़ने की क्षमता आती थी। हालांकि यह शर्मनाक था, लेकिन लुकारियो द्वारा घसीटे जाना ही वास्तव में सबसे तेज तरीका था। इस शक्तिशाली लुकारियो के लिए रेड का दुबला पतला शरीर जरा भी बोझ नहीं था। उसी पार्क में वापस आकर, जहां वह पहली बार नंबर 73 से मिली थी, लू याओ निष्क्रिय रूप से इंतजार कर रही थी। एक पैर बियर के डिब्बे पर टिका हुआ था और उसके मुंह में एक लॉलीपॉप थी। वह अपने साथ कुछ बार स्नैक्स भी लाई थी। सच तो यह है कि रेड की आखिरी टिप्पणी सिर्फ एक छलावा थी, उसने वास्तव में कभी समय या स्थान का उल्लेख नहीं किया था। आखिरकार मॉर्निंग मिस्ट एक एनफोर्सर था और रेड उससे दूरी बनाए रखना पसंद करता था। उससे हिसाब बराबर करने का उसका काम फिलहाल टालना पड़ेगा। देर रात पार्क लगभग खाली था। ये वह पार्क नहीं था जहां उसने पहले लड़ाई लड़ी थी। वह इस पार्क को अच्छी तरह जानता था, वह यहां अक्सर जॉगिंग करता था। कुछ और भी था। रेड ने भौहें चढ़ाईं, याददाश्त धुंधली थी। कोई ऐसा जिसे वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, जैसे मॉर्निंग मिस्ट, कोई ऐसा जिसे वह तभी याद करेगा जब वे दोबारा मिलेंगे। इधर आओ, क्रिम्सन। लू याओ खड़ी हुई और दूर खड़े तीनों लोगों की ओर हाथ हिलाया। वह उससे पहले केवल एक बार मिली थी, फिर भी उसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। भगवान के लिए, चुप रहो। रेड दौड़ते हुए आया और फुफकारा, इस तरह चिल्लाकर, क्या तुम मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों वही जोड़ी होनी चाहिए जिन्होंने ए रैंक बीस्टमास्टर से लड़ाई की, उसे हराया और फिर एनफोर्सेस को मूर्ख बनाकर आराम से चले गए, है ना? जोरॉक और लुकारियो को देखते ही लू याओ की आंखें चमक उठीं। दोनों मानवाकार पोकेमोन स्पष्ट रूप से तीव्र बुद्धि के धनी थे। उनकी शारीरिक मुद्रा को देखकर लगता था कि वे चॉपस्टिक का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकते थे। हे, जोरॉक ने अपने पंजे से अपना थूथन ढक लिया और खिलखिलाकर हंसा। रफ, ल्यूकारियो ने अभिवादन के तौर पर धीरे से भौंका। तुमने उन्हें यूं ही बाहर निकाल दिया और इस तरह अकड़कर चले गए। मुझे लगता है कि निजता की बिल्कुल परवाह न करने वाली तुम हो, क्रिम्सन। लू याओ ने अपनी लाल विग को झटका दिया, अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाली और उसे रेड की ओर उछाला। आज रेड ने कोई मुखौटा नहीं पहना था, फिर भी उसका चेहरा स्पष्ट बना रहा। जोरॉक मायाजाल का उस्ताद था और रेड को संदेह था कि कोई भी उसकी असली एट्रीब्यूटों का पता लगा सकता है। यकीनन यह इतना गंभीर नहीं है, मैं तो बस एक नौसिखिया हूं। क्या उन्हें मुझ पर इतनी बारीकी से नजर रखने की वाकई जरूरत है? मुझसे और तुमने मुझे जो लक्ष्य दिए हैं, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक हत्यारे जरूर होंगे। क्या वे सब नीच हैं, है ना? वह हिस्सा मुझे दिलचस्प लगता है। रेड एक बेंच पर बैठा था। ल्यूकारियो ने अपनी बाहें मोड़ी और उसके बगल में खड़ा रहा। जोरॉक जमीन पर बैठा था और संदेह भरी निगाहों से दूर किसी जगह को देख रहा था। ये गंभीर क्यों नहीं होगा? लू याओ ने क्रेट से बियर के 2 कैन निकाले, एक रेड को दिया और अपना कैन खोलकर बोला। तुमने प्रवर्तन टीम को चुनौती दी है। प्रवर्तकों के सामने कौन हत्या करता है? ये तो उनके मुंह पर तमाचा है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप पहले से ही असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशहूर हैं। मशहूर? बहुत बढ़िया, मुझे यही तो चाहिए था। रेड ने शांत भाव से एक घूंट लिया। अगर मैं इसी तरह छोटे स्तर पर खेलता रहा, तो क्रिम्सन का नाम कैसे बुलंद होगा? शोहरत अच्छी बात है, आपने इसे गलत तरीके से किया। क्रिम्सन, तुम्हें ये समझना होगा, हत्यारों का संगठन बहुत बड़ा है। सुनने में भले ही यह भयावह लगे, लेकिन दुनिया इसके अस्तित्व को बर्दाश्त करती है। सब जानते हैं कि यह मौजूद है, फिर भी कोई गठबंधन इसे खत्म नहीं करता। जानते हैं क्यों? लू याओ ने अपनी बची हुई बियर एक ही बार में पी ली।
आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। ये संतुलन की बात है। भले ही मौजूदा समूह को कुचल दिया जाए, कुछ अन्य हत्यारे या कातिल सामने आ जाएंगे। हो सकता है कि वर्तमान संगठन कम से कम नियमों का पालन करता हो। रेड ने वही घिसा पिटा जवाब दिया, जाहिर है, ये सुरक्षित था। लू याओ ने खाली डिब्बे को हिलाते हुए कहा, तो एनफोर्सर्स के सामने हत्या करना सरासर उकसावा है, हर कोई अपनी इज्जत की परवाह करता है। हत्यारे अंधेरे में छिपे चूहे होते हैं, अगर आप पकड़े नहीं जाते हैं तो आप निजी तौर पर जो कुछ भी करते हैं वह ठीक है, वैसे भी, अगर आप पकड़े भी जाते हैं, तो हमारी कानूनी टीम बेहतरीन है। लेकिन आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। एक अलिखित नियम के अनुसार, जब एक हत्यारा एक प्रवर्तक से मिलता है, तो काम स्थगित हो जाता है, बात खत्म। रेड ने अपने व्याख्यान पर केवल मुस्कुराया, कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए सावधान रहो, जिनलिंग सिटी के एनफोर्सर तुम्हारी वजह से संगठन के पीछे पड़े हैं। अंदर के कई अनुभवी खिलाड़ी इस नवोदित क्रिम्सन से खुश नहीं हैं। लू याओ के अगले शब्दों ने रेड के होंठ सिकोड़ दिए, वह एक हत्यारा बन चुका था, उसे क्या फर्क पड़ेगा। और आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको जितने भी लक्ष्य दिए थे वे सभी खलनायक थे। आपने उनकी जांच कर ली। इतनी जल्दी। उस बात को छोड़ो, तुमने एनफोर्सेस की लक्ष्मण रेखा पार कर ली है, इसलिए। लू याओ ने अपना सिर झुकाया। भूल जाओ, अभी तो 10 बजे भी नहीं बजे हैं। तुमने जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे सब इसी जिले में केंद्रित हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लंबी रात, नींद नहीं आई, आज रात मैं तुम्हारे लिए उन सभी बदमाशों का सफाया कर दूंगा। उसके बाद इस जिले में ज्यादा खलनायक नहीं बचने चाहिए, है ना। रेड ने अपनी टोपी को थोड़ा नीचे खींचा और बियर के कैन को कूड़ेदान की ओर उछाल दिया। वह कैन के किनारे से टकराकर उछल गया। लुकारियो ने एक छोटा पत्थर पैर से ठोकर मारी, पत्थर उछलकर डिब्बे से टकराया और उसे साफ साफ अंदर धकेल दिया। जोरॉक, लुकारियो, चलो चलते हैं। रेड जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए थे कि लुकारियो ने उसे पकड़ लिया और आसमान की ओर उछल पड़ा। जोरॉक ने दूर कहीं देखा, फिर लू याओ की ओर। उसके पैरों के नीचे एक काली चमक फैल गई, वह अंधेरे में समा गया और गायब हो गया, अपने पीछे एक धूर्त मुस्कान छोड़ गया जिसे देखकर लू याओ के रोंगटे खड़े हो गए। लगभग 500 मीटर दूर एक छत पर एक एनफोर्सर ने एक नंबर डायल किया। कैप्टन, पुष्टि हो गई है, यह असैसिन क्रिम्सन है। वह किंगटियन पार्क से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मैं जल्द ही उसे देख नहीं पाऊंगा। कॉपी करो, उसी के पीछे लगे रहो। मेरी टीम तैनात हो रही है। बीच वाली महिला को नजरअंदाज करो। दूसरी ओर मेंग यी की निगाहें सख्त हो गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल को झट से तोड़ दिया। इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बार मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा, खुद तुम्हें जेल में डालूंगा और तुम्हें न्याय का सामना करवाऊंगा। हाल ही में मेंग यी का मूड खराब था। सबूतों से पता चलता था कि क्रिम्सन इतने विश्वसनीय भ्रम पैदा कर सकता था कि निगरानी एजेंसियां भी उसका पता नहीं लगा सकती थीं। क्या यह महज भ्रम था, या क्या वह व्यक्ति सचमुच कोई और बन सकता था? उसे पता नहीं था। अगर यह बाद वाला मामला होता तो भयानक होता।